हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग NISM का सीरीज़ 15 जो कि रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम है उसका हम लोग देखेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे क्या क्या चैप्टर्स हैं एंड एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोग वर्कबुक से कर रहे हैं, उसके लिए वर्कबुक हम लोग रेफ़र कर रहे हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर्स क्या क्या हैं। तो ओके, तो फर्स्ट चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन, second is introduction to securities market, third is terminology in equities and debt market, fourth chapter is fundamentals of research, fifth economic analysis, sixth industry analysis, then seventh chapter is company analysis जिसमें कि पहला है qualitative dimension, then next chapter is quantitative dimension। उसके बाद chapter 9 is corporate actions, then valuation principles, 11th chapter is fundamentals of risk and return, then उसके बाद है quality of good research report because as a research analyst you are supposed to write a report as well, और उसके बाद chapter 13 finally legal and regulatory environment। so total है कितने 13 chapters। एंड आज हम लोग देखेंगे, शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से विच इज़ इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। तो फर्स्ट है प्राइमरी रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। तो रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है वो पहले हम लोग देखेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक है रिसर्च और दूसरा है एनालिस्ट। तो रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है टू हेल्प देयर क्लाइंट्स टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैसे करेगा वो हेल्प? पहले रिसर्च क्या करेगा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज एंड देन एनालिसिस जिसमें कि प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू टेक डिसीजंस। तो बेसिकली ये उसका काम है कि पहले रिसर्च करेगा, देन रिसर्च में जो इन्फॉर्मेशन आए उसको प्रोसेस करके उससे डिसीजन लेना है। अब जो रिसर्च करेगा, इन्फॉर्मेशन कहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगा, क्या इन्फॉर्मेशन होगा? वो इन्फॉर्मेशन होंगे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं? कंपनी का खुद का रिपोर्ट हो सकता है, RBI डेटा हो सकता है, IMF डेटा हो सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का डेटा हो सकता है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेटा हो सकते हैं। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो भी मिल सकता है वहाँ से वो ले सकता है। इसके अलावा वो सर्वे इंटरव्यूज़ भी कर सकता है, जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, मैनेजमेंट है, उनसे ही बात कर सकता है। ये रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स जो भी होता है वो सब कंपनी का, वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। अब इन्फॉर्मेशन आने के बाद वो क्या करेगा? रिसर्च एनालिस्ट एनालाइज करके एक डिसीजन तक पहुँचेगा। अब एनालिसिस जो करेगा उसमें क्या क्या बेसिस है? एक क्वालिटेटिव फैक्टर होता है और एक क्वांटिटेटिव फैक्टर होता है। इन सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। बेसिकली क्वालिटेटिव फैक्टर क्या होता है कि कंपनी का कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, उसका ऑपरेशंस कैसे होता है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसी है, ये सब के बारे में जानना, ये है क्वालिटेटिव फैक्टर्स। और क्वांटिटेटिव फैक्टर होता है जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि रेवेन्यू नंबर क्या है, कॉस्ट क्या है, मार्जिन्स कैसे हैं। तो ये सब फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करना ये आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव में। तो ये करना होता है। अब ये सब करने के बाद रिसर्च एनालिस्ट को एंड में क्या है, ये सब तामझाम क्यों? एंड में उसको अराइविंग एट ए बाय, होल्ड एंड सेल, इस रिकमेंडेशन तक आपको पहुंचना है। ठीक है, बाय, होल्ड एंड सेल। तो अब ये हो गया। अब समझते हैं कि रिसर्च एनालिस्ट आर डिफाइंड बाय द नेचर ऑफ एनालिसिस दे डू। अब नेचर ऑफ एनालिसिस के बेसिस पे वो डिफाइंड होते हैं एंड द कवरेज एंड द यूज, हाउ दे यूज दीज इंफॉर्मेशन टू फॉर द रिकमेंडेशन। तो इस बेसिस पे आपको आप किस तरह के एनालिस्ट है वो पता चलता है। तो इसमें पहला आता है सेल साइड एनालिस्ट। सेल साइड एनालिस्ट का क्या होता है? दे टिपिकली पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट ऑन द कंपनीज और इंडस्ट्री विथ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ऑफ बाय, सेल, होल्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं अपना रिसर्च रिपोर्ट। और ये लोग काम किसके लिए करते हैं? दीज एनालिस्ट वर्क फॉर द फर्म दैट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग, एडवाइजरी सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स। ठीक है,
तो ये लोग काम करते हैं किसके लिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, ब्रोकरेज के लिए, एडवाइजरी सर्विसेज के क्लाइंट्स के लिए ये लोग काम करते हैं और ये लोग पब्लिश करते हैं रिसर्च रिपोर्ट। अब आते हैं बाई साइड एनालिस्ट। बाई साइड एनालिस्ट का क्या काम होता है, दे जनरली वर्क फॉर मनी मैनेजर्स, ठीक है, ये लोग मनी मैनेजर्स के लिए काम करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर्स। तो उन लोगों को ये हेल्प करते हैं दैट परचेज। ये लोग का काम क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आइदर खुद के लिए सेल सिक्योरिटीज फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट और ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। तो ये जो म्यूचुअल फंड, हेज फंड, ये सब जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आइदर खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर ये लोग क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो बाय साइड एनालिस्ट इसमें क्या करता है, ये जो रिकमेंडेशन देता है, ये इंटरनल यूज़ के लिए होता है। तो research report of these analysts are generally circulated among the top management, investment management of the company firm, as these report contain recommendation about which securities to buy, sell, hold. तो ये वाला होता है एंड ये वाला होता है their internal consumption। ये important है याद रखने के लिए, internal consumption के लिए होता है। These analysts generate investment recommendation for their internal consumption. Okay. अब बाय सेल साइड जान लिया, बाय साइड जान लिया। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। अब इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कौन होते हैं, दे वर्क फॉर रिसर्च ओरिजिनेटर्स, बुटीक फर्म्स सेपरेट फ्रॉम द फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट फर्म एंड सेल देयर रिसर्च टू अदर्स ऑन ए सब्सक्रिप्शन बेसिस। ये है, आप अगर खुद से अपना सब्सक्रिप्शन बेसिस में बेचना चाहते हैं, आप किसी फर्म के साथ अटैच नहीं हैं, तो उस केस में आपको बोला जाएगा आप एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। ये लोग दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए भी काम कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कर सकते हैं, बैंकर्स के लिए, रेगुलेटर, एक्सचेंजेस, किसी के लिए भी कर सकते हैं, इनके क्लाइंट कोई भी हो सकते हैं। तो ये हो गया। देन इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट और कहाँ कहाँ उनका काम, वो लोगों का इन्फॉर्मेशन, ये जो रिपोर्ट है वो काम में आता है। एक न्यूज़पेपर में हो सकता है, मीडिया, कंसोलिडेटर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड रिसर्च रिपोर्ट्स, ये लोग भी रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया। अब जानते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, पहला होता है कि रिसर्च एनालिस्ट इज सपोज टू एक्सप्लोर इवैल्यूएटिंग इंडस्ट्रीज, कंपनीज एंड इकोनॉमी, ठीक है, ये आपको इवैल्यूएट करना है एज अ रिसर्च एनालिस्ट। तो अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी में क्या आपको अंडरस्टैंड करना है कि चेंजेस इन वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब एक नेशन का जो जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो आपको जानना ज़रूरी है पहले, बिकॉज आप, ये टॉप डाउन अप्रोच होता है। तो पहले आपको इकोनॉमिक कैसा चल रहा है, एक कंपनी, अगर आप सपोज एक कंपनी का अगर आप एनालिसिस करने वाले हैं, तो कंपनी किस इंडस्ट्री में आती है और वो इंडस्ट्री कौन से कंट्री का है, तो ये जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आप पहले कंट्री का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इकोनॉमी कैसी चल रही है कंट्री की, उसके बाद आप उस कंट्री के अंदर वो इंडस्ट्री का कैसा चल रहा है उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद कंपनी का क्या चल रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। आप पहले ब्रॉडर व्यू लिए, उसके बाद और माइक्रो व्यू लिए, फिर उसके बाद और माइक्रो व्यू लिए, तो इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। तो बेसिकली आपने पहले देखा कि मैक्रो फैक्टर्स क्या क्या हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया, फिर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का देखा। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ये जाना। फिर फ्लो फ्रॉम एफडीआई एंड एफपीआईज क्या है वो देखा कि फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कितने डाल रहे हैं पैसे, उसके बारे में देखा। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स देखे। देन ग्लोबल फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट जीडीपी ग्रोथ बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन, ये हम लोगों ने देखा। इसमें इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है, जैसे कि मैंने बोला कि नेक्स्ट आएगा इंडस्ट्री। पहले हम लोगों ने इकोनॉमी देख लिया, अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री कैसी है। इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या देखेंगे, रिसर्च एनालिस्ट नीड टू अंडरस्टैंड थॉरली द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट प्रिवेलेंट टू द इंडस्ट्री। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री हुआ, शुगर इंडस्ट्री बहुत हाईली रेगुलेटेड होता है, वो जानना ज़रूरी है हमारे लिए। देन बिजनेस मॉडल कैसा है, उस सेक्टर के कंपनीज़ का कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, जैसे कि आइदर वो मोनोपोली है वो इंडस्ट्री या ओलिगोपोली है, ये देखना पड़ेगा हमें।
फिर ऑपरेटिंग फैक्टर्स, देन सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू प्राइसेस, कंज्यूमर बिहेवियर, तो बहुत सारी चीज़ें फिर इंडस्ट्री एनालिसिस में आती है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग दी कंपनीज, फाइनली फिर हम लोग आते हैं ये सब देखने के बाद, पहले इकोनॉमी देखा, फिर इंडस्ट्री देखा, फिर उसके बाद अब कंपनी का देखेंगे। तो कंपनी का क्या हम लोग देखेंगे कि कंपनी का हम लोग देखेंगे कि क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि बिजनेस मॉडल क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है कंपनी की, पीयर एनालिसिस करेंगे, फिर मैनेजमेंट कैसी है उसके बारे में देखेंगे। ये हो गया क्वालिटेटिव। फिर हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग क्या होगी कि वहाँ उस कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है। क्वांटिटेटिव जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब क्वांटिफाई कर पाएंगे उसको, एक नंबर में अगर कन्वर्ट कर पाएंगे तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जहाँ पर भी नंबर देखा, जैसे बैलेंस शीट हो गया, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सब आपका आ गया, एसेट लायबिलिटी, ये सब आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। ओके, तो ये हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विथ कंपनीज और क्लाइंट। तो अब ये सब आपको पब्लिक डोमेन से जो जो इन्फॉर्मेशन था वो आपने ले लिया। अब आप फर्दर इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करने के लिए आप कंपनी से बात कर सकते हैं डायरेक्टली। अब कंपनी से कैसे बात करें? मैनेजमेंट से, कंपनी के मैनेजमेंट से आप बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि पर्सनल कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट हेल्प्स देम टू गेट अ बेटर इंसाइट इन द विजन ऑफ द कंपनी एंड इट्स स्ट्रैटेजी टू अचीव द डिजायर्ड गोल। मतलब कंपनी क्या करना चाहती है, जो फ्यूचर कंपनी ने अपना गोल बनाया है उसके लिए कंपनी क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करी है, उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप मैनेजमेंट से डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट कभी कभी ना अपनी कंपनी के बारे में अच्छा बोलता है, पॉजिटिव थोड़ा एग्जैजरेट करके चीज़ें बोलता है। तो वहाँ पर यू नीड टू बी अनबायस्ड। अगर वो पॉजिटिव बोल रहा है लेकिन आपका नंबर अगर एग्जैक्टली उस लाइन में बात नहीं कर, उस हिसाब से जस्टिफाई नहीं हो रहा है नंबर, तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हाइप करके चीज़ें बोल रहा है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इसलिए आपको पहले खुद का ड्यू डिलिजेंस करना है, खुद की उस कंपनी को लेकर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो अब इस वजह से कुछ आपके लिए प्री रिक्विजिट है जो कि होना चाहिए। आप जब मैनेजमेंट से बात करने जाओ तो आपका क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। पहला चीज़, प्री मीटिंग रिसर्च। आप मीटिंग में जाने से पहले, मैनेजमेंट से मीटिंग में जाने से पहले, while management is generally open to interview and research analysts, they must bear in mind that these opportunities do not come very frequently and therefore must be made full use of whenever they come. तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट हमेशा अवेलेबल होती है, वो कभी कभी अवेलेबल होती है। तो आप यू शुड बी वेरी थरली प्रिपेयर्ड कि कंपनी के बारे में आपको सही से आइडिया होना चाहिए, कैसा बिजनेस मॉडल है वो होना चाहिए। आपको अपने पहले प्रिलिमिनरी रिसर्च आपका पूरा सही से होना चाहिए। तो आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले मैनेजमेंट से मिलने का, आप अपने क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो क्लियरली आप बोल पाए। तो इसीलिए मीटिंग से जाने से पहले आपको पूरा थरली रिसर्च करना है अपना। फिर उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रल व्यू। आपको कभी भी किसी भी कंपनी को लेके बायस्ड व्यू नहीं रखना है, आपको अनबायस्ड रहना है, न्यूट्रल रहना है। अगर पॉजिटिव है तो आपको पता होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये पॉजिटिव चीज़ है, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, एंड आप बायस नहीं है। आप अपने क्लाइंट को भी जब बताएंगे तो दोनों चीज़ को क्लियर करके बताएंगे। ऑल्सो दे मस्ट मेक इट क्लियर विद द मैनेजमेंट टू नॉट रिवील एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। मैनेजमेंट अगर आप अंदर की जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वैसा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलता है तो वो होता है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। तो यू शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। इसीलिए आपको मैनेजमेंट को पहले ही बोल देना है कि मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मत दो जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। ओके, या तो द एनालिसिस शुड बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड नॉट लेड बाय पर्सनल इंक्लिनेशन। ये नहीं है कि हाँ ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है तो मैं अच्छा बोलूँगा, नहीं, वैसा नहीं है। फैक्ट बेस्ड होना चाहिए आपका। उसके बाद आता है नेटवर्किंग। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क में ये होता है कि अब सिर्फ मैनेजमेंट नहीं होता ना, आप जिससे कि आप बात कर सकते हैं, आप कंपनी के स्टेक होल्डर से बात कर सकते हैं।
कॉम्पिटिटर से भी बात कर सकते हैं, जो उस बिज़नेस में सप्लायर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर, कस्टमर्स, आप सबसे भी बात कर सकते हैं। इन सबको भी आप उन लोगों से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि अगर सपोज़ किसी एक प्रोडक्ट के बारे में आप एक कंपनी है, इसका XYZ कुछ प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, आप कंज्यूमर से भी जाके बात कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है क्या। अगर अच्छा है तो उस हिसाब से आपका रहेगा कि हाँ दिस प्रोडक्ट, ये कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो आपको और आइडिया मिलेगा कि उस मंथ का सेल कितना हुआ है। उस हिसाब से आप अपना फोरकास्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपने डिसीजन में पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या तो नेक्स्ट आता है उसके बाद क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस। अब मैनेजमेंट, जैसे कि पहले बताया कि मैनेजमेंट हमेशा अवेलेबल नहीं होता, तो जब भी अवेलेबल है आपके सारे क्वेश्चंस क्लियरली होने चाहिए कि मुझे ये 10 क्वेश्चन पूछने हैं मैनेजमेंट से। आपका रिसर्च पहले होना चाहिए, रिसर्च करेंगे तो आप क्वेश्चंस में पहुंचेंगे। बिकॉज एज एनालिस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग ए कंपनी, देयर वुड बी सर्टन एस्पेक्ट ऑन विच दे माइट नीड मोर क्लैरिटी। ठीक है, मोर क्लैरिटी चाहिए होता है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए। तो जब आप मैनेजमेंट से मिलेंगे तब आप क्लियरली अपने क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू गो विथ अ क्वेश्चनर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी ऑपरेशंस एंड फ्यूचर प्रोग्रेस। ठीक है, आप क्वेश्चनर्स बना सकते हैं मैनेजमेंट से पूछने के लिए। एनालाइज किए, उसके बाद क्वेश्चनर बनाए, एंड नेक्स्ट जब मैनेजमेंट से मिलने के लिए जाए, अपने अपने क्वेश्चंस जो भी आपके हैं वो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं मैनेजमेंट से। Once analysts are done with the research and research report is prepared, they need to communicate their findings with the client. अब research report आपने बना दिया, अब आप क्या करेंगे, उसको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे। आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे आप? They must be realistic in suggesting companies to their client. ठीक है, रियलिस्टिक होना है आपको, रियलिस्टिक इन सजेस्टिंग। देन सजेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, नॉट ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बुरी है। आप अपना पहले से ही एक अगर दिमाग में रखे हुए उस बेसिस पे आपको नहीं बोलना, आपको फैक्ट एंड फिगर के बेसिस पे अपने क्लाइंट को बताना है चीज़ें। फिर कम्युनिकेशन डन थ्रू रिटन रिसर्च रिपोर्ट शुड बी सिंपल, क्लियर एंड कंसाइज। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड घुमा फिरा के ऐसे करके नहीं लिखना, आपको सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में लिखना है। इफ़ देयर इज़ एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सपोज़ जो कंपनी आप रेकमेंड कर रहे हैं वो वाला ऑलरेडी आप खुद होल्ड कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो सच इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज बिफोर हैंड, पहले से बताना है अपने क्लाइंट को। अजम्पशन इफ़ एनी, जैसे कि DCF जब करते हैं तो बहुत सारे अजम्पशन लेते हैं, तो वो अजम्पशंस क्लियरली आपको मेंशन करना है कि क्या क्या आपने अजम्पशन लिया है। फिर उसके बाद अब्रीविएशन और जार्गन, अगर कुछ है, आप फाइनेंशियल जार्गन कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसको सिंप्लीफाई करके बोलिए। बिकॉज सारे जो क्लाइंट आपके होंगे सारे के सारे ऐसे नहीं होगा कि पूरा सारे फाइनेंस में बहुत अच्छे नहीं होंगे, तो वैसे उस सिचुएशन में आपको सिंप्लीफाई करके समझाना है आप अपने क्लाइंट को। ओके, तो बेसिकली रोल क्या हुआ? द रोल ऑफ RA रिसर्च एनालिस्ट इज टू कलेक्ट data or information from different reliable sources, interpret the data and information and convert it into recommendations that client can use while, तो ये हुआ बेसिकली क्लाइंट यूज़ कर पाए आप जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं। while doing so it is expected that RA should perform their role with utmost sincerity, honesty and ethics without any bias, कोई bias नहीं होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। अब ये भी बोल रहे हैं ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं अपना इंटरव्यू मैनेजमेंट के साथ, अगर कोई इंटरव्यू हो रहा है या फिर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग ड्यू कंसेंट। उनका कंसेंट लीजिए एंड रिकॉर्ड कर सकते हैं और रख सकते हैं बस। ओके, तो अब ये तो हम लोगों ने जान लिया कैसे बात करनी है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कंपनी से कैसे बात करनी है। तो फिर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, क्या क्या क्वालिटी उसमें होना चाहिए एक रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए। फर्स्ट, गुड विथ नंबर्स, नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होगा, बैलेंस शीट, PNL, रेशियो एनालिसिस, DCF, मतलब बहुत सारा डेटा होगा जिसको कि आपको समझना है, उसको हिस्टोरिकल डेटा होगा, फोरकास्टिंग डेटा होगा, तो बहुत सारा चीज़ होगा। तो नंबर में तो आपको अच्छा होना ही होना है। फिर इतना सारा डेटा आप करेंगे किस में? आपका एक्सेल अच्छा होना चाहिए, डेटा एनालिटिकल कोई टूल यूज़ अगर कर रहे हैं तो उसमें अच्छा होना चाहिए।
clarity in financial concept, ability to read and comprehend financial statement and reports, ability to ask potential pertinent question, जैसे कि आप मैनेजमेंट से बात करें तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन रेलेवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हैं, पर्टिनेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए, एंड देन कम्युनिकेशन स्किल रिटन एंड वर्बल दोनों ही आपका अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली हमने क्या क्या जाना आज कि रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट क्या है, फंक्शन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट क्या है, एंड देन प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय रिसर्च एनालिस्ट। ये 3 चीज़ हम लोगों को आज जानने को मिला चैप्टर 1 से। ओके तो ठीक है, ये हो गया चैप्टर 1। फिर मिलते हैं चैप्टर 2 में। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट? क्या क्या है? RAs आर ओनली इन्वॉल्व इन एनालिसिस ऑफ डेटा, ये नहीं है। कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं है। RA हेल्प देयर क्लाइंट टेक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए होता है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, द 2 imperative parameters involved in are affected by which of the following factors? मैनेजमेंट ethics होता है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव है। ओके, सेल साइड एनालिस्ट जनरली वर्क फॉर मनी मैनेजर लाइक म्यूचुअल फंड, hedge fund, portfolio manager who purchase and sell security for their own investment account or on behalf of their client, state whether true or false। तो ये क्या है? ये कौन करता है? मनी मैनेजर के लिए कौन काम करता है? म्यूचुअल फंड और हेज फंड पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए कौन करता है? किसका रिपोर्ट इंटरनल यूज़ खाली होता है? ये ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसका होता है? ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ये किसका होता है? क्या ये सेल साइड एनालिस्ट का होता है? नहीं होता, फॉल्स। किसका होता है? बाय साइड का होता है, बाय साइड का होता है। ओके, विच ऑफ दीज क्वालिटीज आर डिजायर्ड इन अ गुड रिसर्च एनालिस्ट? नंबर नेक फॉर नंबर्स एंड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, क्लैरिटी इन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। इट मीन्स ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो ये था चैप्टर 1। अब मिलते हैं चैप्टर 2 में। थैंक यू।